हेलो गाइस, वेलकम इन क्यूफिक्स अप्लायंस रिपेयर। आज आप देखेंगे हमारे पास ये एक पार्सल आया हुआ है और इसके अंदर पीसीबी है इन्वर्टर एसी का। तो आज हम इसको रिपेयर करने वाले हैं। तो अभी मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ बाहर और फिर आपको दिखाता हूँ कि कौन सा इसके अंदर पीसीबी है और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स करेंगे। तो अभी इसको पहले काट लेते हैं। तो काटने के लिए इस जगह से काटेंगे इसको। तो आप देखेंगे ये बॉक्स है, इसके अंदर बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो पैकिंग तो बहुत शानदार करके भेजी थी इन्होंने। तो आप देखेंगे इसे हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है और ये कुछ इस तरीके का बोर्ड है, इसका पूरा बॉडी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मेन आईसी फॉल्ट। इसका मतलब ये ऑलरेडी किसी मैकेनिक के पास गया हुआ है और वहीं से हमारे पास आया है। तो अभी इस पे वर्क स्टार्ट करने से पहले हम इसका बॉडी और जो इसका फ्रेम है, ये फ्रेम और इसका हीट सिंक, इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे ताकि हमें टेस्टिंग में कोई इशू ना हो। तो सबसे पहले मैं इसका जो फ्रेम है उसे अलग कर लेता हूँ। तो फ्रेम को अलग करने के लिए इसके नीचे इसके स्क्रू होंगे, तो ये पहले कवर को हटा लेते हैं। और ये आप स्क्रूज देख रहे हैं मॉसफेट्स और हमारे डायोड्स वगैरह की, इन्हें हम निकाल के, इन पेचों को निकाल के इस बॉडी को और हीट सिंक को अलग कर लेंगे। तो इसको मैं, ये डायोड का पेच है हमारा, जो पीएफसी का डायोड लगा रहता है हमारा, उसका ये स्क्रू है जो नहीं खुल पा रहा है। तो इसको मैं डिसोल्ड कर लूँगा और हम हीट सिंक को बाहर निकालेंगे इसको डिसोल्ड करके। तो मैं इसे डिसोल्ड कर लेता हूँ सबसे पहले और फिर इसे बाहर निकालते हैं हम, क्योंकि इसके बिना तो बाहर निकलेगा नहीं है, तो बाहर निकालना इसे ज़रूरी है। तो अभी इसमें थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई करेंगे इन पिनों पर। इस पर भी पहले सोल्डरिंग हो चुकी है। ठीक है, सोल्डरिंग हट चुकी है इसकी, देख सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा अभी भी टाइटनेस है, इसे हीट करके निकाल लेंगे। सबसे पहले इसको फ्रेम से बाहर निकालते हैं। तो ये देख सकते हैं, ये निकल चुका है अभी हमारा डायोड, साथ में आ गया इसके। तो आप देखेंगे ये बोर्ड आ गया है हमारे पास, पूरा बाहर निकाल लिया इसे हमने। और यहाँ पे इसके, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा कुछ हो रहा है। और यहाँ का एमओवी जो इसमें लगा हुआ था वो भी इसमें नहीं है, देख सकते हैं आप। और पीटीसी को भी किसी ने निकाल के और वापस लगाया है। और भी इस तरफ इसमें काफ़ी काम हुआ है, इस तरफ इसमें देखेंगे काफ़ी काम हुआ है ऑलरेडी। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेन आईसी का फॉल्ट है बोल के। तो मतलब जिस भी टेक्नीशियन के पास ये गया था उसने पूरी कोशिश की इसे रिपेयर करने की। अभी रिपेयर क्यों नहीं हुआ ये भी हमें पता चल जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मैं ये डायोड वापस लगाता हूँ
और डायोड लगा करके फिर हम इसे सप्लाई देंगे और सप्लाई लगा करके इसे टेस्ट करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। कस्टमर का कहना ये है कि इसमें जो हमारा कम्युनिकेशन का एरर बन रहा है। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं इसे। सबसे पहले डायोड लगा लेते हैं इसके। तो अभी डायोड हमने इसमें लगा दिया है और अभी सप्लाई के जो कनेक्शन है वो भी करने हैं हमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं, ये फेस का वायर है जो ब्राउन कलर का है, ये हमारा न्यूट्रल है, और ये ग्रीन वाला और ग्रीन और येलो जो वायर है ये हमारा अर्थ है, और ये हमारा कम्युनिकेशन का वायर है। तो मैं अपनी जो मेन लीड है वो इसके अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे न्यूट्रल में मैंने न्यूट्रल कनेक्ट कर दी है, और ये फेस है हमारा, तो फेस में मैंने फेस कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, और अभी मैं इसमें सप्लाई दूंगा और सप्लाई देने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या हरकतें हैं इसकी। तो मल्टीमीटर को ले आते हैं इस जगह पर और डीसी पे सबसे पहले एसी पे रख लेते हैं। एसी वोल्टेज चेक करा दूंगा मैं आपको। और मैं अभी इसे सीरीज़ में लगा दिया है। सीरीज़ में लगाने के बाद आप देखेंगे तो इस जगह पर ये हमारी जो लाइट है ये कुछ ग्लो हो रही है, बहुत हल्की सी हो रही है। तो अभी चेक करते हैं वोल्टेजेस इसके। तो एसी पे मल्टीमीटर सेट है, तो इस जगह पे हमारा एसी वोल्टेज होने चाहिए। तो आप देखेंगे 244 वोल्ट हमें यहाँ पर एसी सप्लाई इसकी मिल रही है, जो कि ठीक है। उसके बाद मेन कैपेसिटर पर चेक करेंगे हमारे कैपेसिटर बैंक पे कितनी सप्लाई है। तो इसके ऊपर क्या है, लैकर लगा रहता है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है प्रॉब लगाने में। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 333 वोल्ट डीसी प्रेजेंट है इस कैपेसिटर बैंक पर। अब यही पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे एसएमपीएस को सप्लाई देंगे और उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगी। तो अभी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो डीसी पे रखा हुआ है, तो हम ये ग्राउंड का टेस्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, इस जगह पे ग्राउंड का टेस्ट पॉइंट है, ये देख सकते हैं आप, ये ग्राउंड का टेस्ट पॉइंट है। तो ग्राउंड के टेस्ट पॉइंट पे हमें ब्लैक प्रॉब रखनी है इस तरीके से। और अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये 12 वोल्ट का सबसे पहला कैपेसिटर है हमारा, 12 वोल्ट का। तो आप देखेंगे 12 वोल्ट हमें यहाँ पे प्रॉपर मिल रहे हैं। और दूसरा जो टेस्ट पॉइंट है हमारा ये 3.3 वोल्ट का है इस जगह पर। तो आप देखेंगे 3.3 वोल्ट भी हमें प्रॉपर मिल रहे हैं। और उसी के बाद 15 वोल्ट का है, तो ये देखेंगे 50 वोल्ट भी हमें प्रॉपर मिल रहे हैं। इसका मतलब पावर सप्लाई एसएमपीएस हमारा ओके है। और उसके बाद भी जो है यहाँ पे अभी तक कोई एरर भी नहीं आया इसके अंदर, जो कि ठीक नहीं है। अभी तक एरर आ जाना चाहिए था, क्योंकि इसके अंदर एक सेंसर जो है वो नहीं लगा हुआ है, अभी एम्बियंट सेंसर नहीं है इसके अंदर, बाकी 2 सेंसर लगे हुए हैं। तो अभी इसको डिस्चार्ज करते हैं, या फिर ये अपने आप थोड़ी देर में डिस्चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे इसकी। तो देख लेते हैं कि हमारे बैंक पर कितने वोल्ट हैं अभी। तो आप देखेंगे ये डिस्चार्ज हो रहा है अभी अपने आप, थोड़ी देर में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब ये डिस्चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो अभी कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को बजर पे रखना है और ये सभी डायोड को चेक करना है एसएमपीएस के अंदर। वोल्टेज तो हमारे ठीक बन रहे हैं, लेकिन अगर कहीं शॉर्टिंग होगी हमारी सर्किट में तो भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि कभी कभी माइनरी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा वोल्टेज जो है वो प्रॉपर बनता है। जो ये डायोड लगे हुए हैं हमारे, इस डायोड पर ऑलरेडी सोल्डरिंग की हुई है सभी डायोड्स पर। तो जिस भी टेक्नीशियन के पास गई थी उसने चेक किया था इसे। तो आप देखेंगे ये डायोड की रीडिंग ठीक है हमारे पास अभी। ये थोड़ी सी हाँ, ये जो रीडिंग है ये हमें थोड़ी सी अजीब सी मिल रही है।
और ये जो है ये हमें ठीक है, ये ठीक है, ये भी ठीक है। इसका मतलब इस डायोड की, तो आप ये देखेंगे तो ये डायोड यहाँ से आया है, इसका मतलब ये इसका कैथोड है, ये आउटपुट है, ये एनोड है। तो ये हमारा जा रहा है इस जगह पर। तो ये हमारा 3.3 वोल्ट का आउटपुट है, ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगाया हमारा ये, तो इस पे जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो अभी जितने भी ये हमारे 12 वोल्ट का है, ये भी ठीक दिखा रहा है, ये हमारा 3.3 का है। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें दोनों तरफ से सेम ही रीडिंग मिल रही है, जो कि ठीक नहीं है। तो इसको रेजिस्टेंस मोड पर डालते हैं, तो हमें आप देखेंगे 36 ओम्स के आसपास की रेजिस्टेंस मिल रही है। प्रॉप को उल्टी करेंगे तो भी 36 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल रही है। आगे चेक करते हैं, ये हमारा 15 वोल्ट का है, तो 15 वोल्ट पे चेक करेंगे तो ये भी हमें यहाँ पर ये भी ठीक है। इसका मतलब 3.3 वोल्ट वाली जो सप्लाई है उसमें कहीं शॉर्टिंग है, लेकिन वोल्टेज यहाँ प्रॉपर बन रहे हैं। एक बार दोबारा चेक करेंगे सप्लाई लगा करके, तो वापस से मल्टीमीटर को डीसी करेंगे। ये 3.3 का टेस्ट पॉइंट है और ये हमारा ग्राउंड यहाँ पर है। तो आप देखेंगे 3.3 वोल्ट प्रॉपर बन रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ है जो कि इसमें शॉर्ट है और इस वजह से सारा काम हो रहा है। तो इसको ट्रेस करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। किस तरीके से चलना होगा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आप देखेंगे इस जगह पे इसमें काम काफ़ी ज़्यादा हुआ है और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी था कि मैंने ऐसी फॉल्ट बोल करके। तो आप देखेंगे ये हमारा 3.3 का कैपेसिटर है इस जगह पर, ये 3.3 वोल्ट का कैपेसिटर इस जगह पे लगा हुआ है। ये रेगुलेटर से ये इसका आउटपुट है, तो ये पॉजिटिव पे लगा हुआ है। ये हमारा ग्राउंड है, तो ये जो हमारा पॉजिटिव है ये 3.3 वोल्ट यहाँ आ गए हैं और यहाँ से इस जंपर से यहाँ आ गए हैं और इस जंपर के बाद ये इधर आ गए हैं इस जगह पर। तो सबसे पहले हम इस जंपर को ओपन करेंगे और जो भी इस लाइन पर जंपर लगे होंगे जिस भी जगह पे, उन सभी जंपरों को ओपन करके चेक करेंगे एक एक करके कि जो हमारी रेजिस्टेंस है वो रिमूव होती है कि नहीं। सभी जंपर्स को चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए मैं इसे डिसोल्ड कर लेता हूँ जंपरों को। तो सबसे पहले ये वाला जंपर आएगा हमारी लाइन पे, तो इसी को डिसोल्ड कर लेते हैं। तो ये डिसोल्डिंग विग से इसे डिसोल्ड कर लेंगे। तो आप देखेंगे मैंने फर्स्ट जो हमारा जंपर था यहाँ से 3.3 वोल्ट यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए, यहाँ से इस जगह पे आ गए और ये जंपर से यहाँ पे पुल अप हो रहे थे। तो हमने इसको फ्री कर दिया है, ठीक है। और अब चेक करेंगे कि हमारा मल्टीमीटर जो है रेजिस्टेंस कितनी शो कर रहा है, रेजिस्टेंस मोड पर डाल के। तो अब ये 55 ओम हो गए हैं। सॉरी, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है मल्टीमीटर पे लाइट्स का। तो आप देखेंगे 55 ओम हो गए, पहले 35 थे, अब ये 55 हो गए हैं और दोनों तरफ से ही सेम ही रेजिस्टेंस आ रही है अभी भी। इसका मतलब इसे ओपन रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं तो सेकंड पे हमारा आता है, सेकंड है हमारा इस लाइन से ही आया, तो ये रेजिस्टेंस, ये हमारा जो जंपर है ये सेकंड है। तो इसे भी रिमूव करके देख लेते हैं। और अब चेक करेंगे, ये फ्री हो गया अभी, ठीक है।
और फ्री होने के बाद आप चेक करते हैं कि ये रेजिस्टेंस, तो ये अब 186 हो गए। ये 186 ओम्स हो गए हैं अभी, और इसी लाइन को आगे ट्रेस करेंगे तो ये देखेंगे ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है। ये जंपर तक पहुंच चुके थे अपन, और इसी जंपर से हम चले गए हैं इस तरफ। तो हम इसे भी डिसॉल्व करेंगे। तो इसको भी मैंने अभी ओपन कर दिया है, और अब वापस से रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये किलो ओम्स में आ चुकी है हमारी रेजिस्टेंस 1.4 किलो ओम्स। अब इसको उल्टा चेक करेंगे तो ये 1.4 किलो ओम्स अभी भी आ चुकी है रेजिस्टेंस इसकी। अब इसे हम बजर मोड पे भी चेक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 वोल्ट का ड्रॉप, और अगर इसे हम प्रोबेबिलिटी करते हैं तो ये आ रहा है 730 का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो अभी इसको छोड़ करके इन दोनों को सोल्ड करेंगे वापस। मुझे लगता है वहीं पे शॉर्टिंग थी, तो उसको आगे ट्रेस करेंगे। पहले इसे सोल्ड कर लेते हैं। ये सोल्ड कर लिया है, और सोल्ड करने के बाद एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। ये क्या, ये तो अभी भी रेजिस्टेंस शो कर रहा है हमें। वापस रेजिस्टेंस मोड पर डाल के चेक करते हैं। 43 ओम्स हो गई है रेजिस्टेंस इसकी। इसका मतलब इसको छोड़ करके और भी इसमें बीमारी है, तो वापस से इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। और वापस चेक करेंगे। ये 74 ओम्स अभी भी दिखा रही है। जबकि ये तो फ्री है हमारा, तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। अब ये ठीक है, अब इसमें रेजिस्टेंस हाई हो गई है। इसका मतलब 3.3 वोल्ट वाली सप्लाई आगे जाके कहीं पे शॉर्ट हो रही है, तो इन शॉर्टिंग को चेक करना पड़ेगा। तो अभी क्या करेंगे, ये जो हमारे कैप्स्टर लगे हुए हैं इस जगह पर, यहाँ पे शॉर्ट किलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शॉर्टिंग आइडेंटिफाई करने का वही सबसे बढ़िया तरीका है। शॉर्ट किलर अप्लाई करके, और या तो रोज़न या फिर फ्रीजिंग स्प्रे का इस्तेमाल करके इसमें शॉर्टिंग को ढूंढना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, इनको वापस से सॉल्व कर देते हैं। और मैं इनमें 2 वायर जोड़ लेता हूँ, 2 वायर अटैच कर लेता हूँ नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए। तो मैं इसमें इस जगह पर इसे अटैच कर देता हूँ। इसी कैप्स्टर पे अटैच कर रहा हूँ जो 3.3 वोल्ट का मेन कैप्स्टर है, उसी पर ही। तो येलो वाला जो वायर है हमारे पास, ये हमारा पॉजिटिव है। तो अभी हमारे शॉर्ट किलर को 3.3 वोल्ट पे सेट करेंगे, और उससे पहले हमें रोज़न अप्लाई भी करना पड़ेगा। मैं फ्रीजिंग स्प्रे का इस्तेमाल करूँगा आज, मैं रोज़न का इस्तेमाल नहीं करूँगा।
तो ये पॉजिटिव है हमारा, तो मैंने पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगा दिया है। और तो आप देखेंगे इसमें शॉर्टिंग है अभी। तो शॉर्टिंग को रिमूव करने के लिए यहाँ पे फ्रीजिंग स्प्रे लगाते हैं। इसको पहले अटैच करके ही रखना पड़ेगा। तो ये मैंने नेगेटिव लगा दिया है इस जगह पर, और इस जगह पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया है। अभी प्रोटेक्शन में चली गई है SMPS हमारी, लेकिन अब ठीक है। अब से ये देख सकते हैं आप, ये हमारी IC हीट हो रही है। देख सकते हैं ये हीट हो रही है। तो इसका मतलब ये IC अंदर से फॉल्टी हो गई है। तो अभी पहला काम तो ये होगा कि इस IC को निकालेंगे, और इस IC को निकालने के बाद हम वापस से शॉर्टिंग जो हमारा रेजिस्टेंस है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है चेक कर लेंगे। तो अभी इस IC को पहले बाहर निकालते हैं। तो बाहर निकालने के लिए फ्लक्स अप्लाई करेंगे इस जगह पर। तो IC रिमूव कर लिए हमने, इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। और अब रेजिस्टेंस वापस से चेक करेंगे। तो रेजिस्टेंस मोड पे है हमारा मल्टीमीटर, और अभी इसी जगह पे अभी भी 125 का हमें रेजिस्टेंस शो हो रही है। तो इस वाले जंपर को वापस ओपन करेंगे, क्योंकि IC तो हमने हटा दी है और अभी शॉर्टिंग मिली नहीं है हमें किस जगह से है, तो इसे वापस हटाना पड़ेगा। वापस से मैंने इसको डिसोल्ड किया है और अभी चेक करते हैं। तो आप देखेंगे ये 323 ओम्स की रेजिस्टेंस हमें मिल रही है। तो इसे निकाल लेते हैं बाहर। ये अभी हमें ये DC मशीन का वायर मैंने निकाला है, तब ये रेजिस्टेंस हमारी कम हो गई है, क्योंकि वहाँ से रिवर्स हमारे पास DC वोल्टेज से आ रहे थे। और अभी हमारे पास 936 ओम्स की रेजिस्टेंस आ रही है। इसका मतलब हमारी आगे भी शॉर्टिंग है। तो अब आगे देखना पड़ेगा ये ट्रैक कहाँ जा रहा है। ओपन करने के बाद तो हमारी सप्लाई, अभी मैं वापस से इसमें हमारा DC कनेक्ट करता हूँ, हमारी जो शॉर्ट किलर है उसे अप्लाई करता हूँ। तो आप देखेंगे ये जो 3.3 वोल्ट है हमारे ये वाले, ये यहाँ से जाते हैं। ये तो इस IC की तरफ चलेगा, ये हमने रिमूव कर दिया अभी, तो इससे तो कोई कनेक्शन होगा नहीं। और ये यहाँ पे चली गई है
इस जगह पे आई और इस वाले जंपर पे, और यहाँ से ये यहाँ चली गई है और फिर ये इधर की तरफ आ रही है। तो इस जगह तो हमारा कंपरेटर लगा हुआ है जो कि शंट के लिए लगा हुआ है। तो अभी इसको भी चेक कर लेते हैं कि कहीं ये तो शॉर्ट नहीं हो रहा। तो मैंने इसको देख सकते हैं अभी भी शॉर्टिंग आ रही है, और फ्रीजिंग स्प्रे को एक बार इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी इनके ऊपर अप्लाई करके। ठीक है, मैंने वोल्टेज बढ़ाया यहाँ पर, तो आप देखेंगे ये हीट हो रही है, ये हीट हो रही है और इसका फ्रोज़न स्प्रे जो है वो पूरा मेल्ट हो गया है। इसका मतलब ये आईसी भी हमारी डैमेज हो सकती है। तो इसको भी निकालते हैं बाहर। तो अभी निकाल दिया है बाहर और वापस से ओके, अब ठीक है। अभी शॉर्टिंग ख़त्म भी हो गई है हमारी, शॉर्टिंग नहीं आ रही है अभी। वापस से रेजिस्टेंस मोड पे सेट करके मल्टीमीटर को चेक करते हैं अपन। इस जगह पे चेक कर लेते हैं इसको। तो आप देखेंगे एक तरफ तो ये वोल्टेज ड्रॉप दिखा रहा है हमें 639 और दूसरी तरफ हमें दिखा रहा है 710। क्योंकि अभी आईसी नहीं लगी हुई है इसमें, तो इसका मतलब हमारी ये आईसी भी ख़राब है, मेन वाली ये भी शॉर्ट हो रखी है। और दूसरा ये हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर बोल लीजिए चाहे कंपरेटर बोल लीजिए, ये आईसी भी ख़राब है इसकी। तो दोनों ही आईसियाँ ख़राब है, तो दोनों के नंबर मैं आपको चेक करा देता हूँ और फिर हम इन्हें चेंज करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो बोर्ड है वो ओके होता है कि नहीं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो हम आ चुके हैं हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे और आप देखेंगे ये वही जगह है जहाँ से हमने प्रोसेसर निकाला था, और ये हमारा पुराना प्रोसेसर है जो कि आप इसका नंबर देखेंगे तो F28023P ये इसका नंबर है और ये अभी ख़राब है। और जो सेकंड हमारी ये एक आईसी भी इसकी शॉर्ट मिली है। तो अगर इसका नंबर देखेंगे, थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ इसे। तो ये हमारी SGM722XS ये ड्यूअल चैनल ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी है हमारी, जो कि कंपरेटर के रूप में हम यूज़ करते हैं शंट को रीड करने के लिए। ये इस जगह पर लगी हुई थी, इस जगह पर, और इसी के साथ में देख सकते हैं ये शंट है और शंट की लाइनें भी इसी आईसी के अंदर आती है। तो अभी इसके अंदर दूसरी आईसी हमें लगानी होगी। तो आप देखेंगे कि मैंने ये आईसियाँ निकाल रखी है। ठीक है, मैं इसे बाहर निकाल के आपको एक बार दिखा देता हूँ।
देख सकते हैं आप, ये हमारे पास आईसी पड़ी है एक, ये आईसी हम इसमें यूज़ करेंगे। और SGM जो आईसियाँ हैं ये भी हमारे पास पड़ी है, SGM 722। तो ये पुरानी थी हमारी और ये नई है, दोनों ही सेम नंबर की आईसियाँ हैं। तो अभी इसके अंदर फिक्स करते हैं इसको, थोड़ा फ्लक्स लगाना होगा। तो यहाँ फ्लक्स अप्लाई करेंगे और इसका जो डॉट है इसके डॉट से मिलाना है हमें। तो आप देख सकते हैं इसका जो डॉट है इस जगह पे दिया हुआ है और इधर बाहर की तरफ भी इसमें एक कट सा निशान दिया हुआ है। तो ये डॉट हमारा 1 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसे थोड़ा अलाइनमेंट करके और फिर हीट दे देंगे तो ये सेट हो जाएगी। ठीक है जी। तो आप देखेंगे ये आईसी हमारी लग चुकी है। थोड़ा सा आयरन की मदद से हम इसे साइड से रिसोल्व करेंगे, कहीं कोई ड्राई रह गई हो तो वो क्लियर हो जाएगी। ये हमारा एक कैप्स्टर निकल के आ गया बाहर, देख सकते हैं ये वाला। इसे हम निकाल लेते हैं, इसे भी लगा देते हैं अपनी जगह पर। इसे वापस से मैं सोल्ड कर दूंगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी पिन जो है वो शॉर्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी पिन से, नहीं तो जो आपने दूसरी आईसी भी लगाई है तो वो भी ख़राब हो जाएगी। तो अभी आईसी और ये एसएमडी कैप्स्टर तो मैंने लगा दिया है ठीक से। थोड़ा इस जगह को क्लीन करेंगे और क्लीन करने के लिए बाद हम दूसरी जगह पर हमारी जो कंपरेटर आईसी है उसको भी फिक्स करेंगे। थोड़ा क्लीन कर लेते हैं इस जगह को, अगर कोई प्रिंट वगैरह शॉर्ट होगा तो हमें दिख जाएगा आसानी से। देख सकते हैं क्लीन हो गया है। इस कैप्स्टर को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ये कैप्स्टर जो है इधर उधर टच ना हो, इसलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से लगा लेते हैं। अब हम दूसरी जगह चलते हैं, इस जगह पर। तो यहाँ पे हमें 722 हमारी कंप्रेटर आईसी लगानी पड़ेगी। ये देख सकते हैं
तो आप देखेंगे ये हमारे पास आईसी आ चुकी है। तो ये SGM722 है, तो इसको भी लगा लेते हैं। इसका भी एक नंबर देख के लगाना है। तो आप देखेंगे कट ऊपर की तरफ है, तो हमारा डॉट भी इस तरफ आ जाएगा। तो ये आईसी भी अभी हमारे लग चुकी है। कभी भी अगर आपने आईसी कोई लगाई है और उसके बाद अगर आप सेट को तुरंत ऑन करेंगे तो आपकी आईसी डैमेज हो जाएगी, क्योंकि उस समय उसका गेन बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है, कोई भी कंपोनेंट हो चाहे। तो हमेशा थोड़ा उसको ठंडा करना है, वेट करना है ठंडे होने का। तो आप देखेंगे ये हमारी आईसी बिल्कुल फर्स्ट क्लास लग चुकी है, और ये हमारा जो प्रोसेसर है ये भी फर्स्ट क्लास लग चुका है, कोई भी पिन इसकी शॉर्ट नहीं है। देख सकते हैं आप। तो चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे टेबल पर वापस, और अभी वापस से इसकी सप्लाई लगा के चेक करते हैं कि पहले रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि जो हमारी शॉर्टिंग थी वो रिमूव हो गई है कि नहीं दोनों तरफ से। तो ये मैंने अभी इसे डायोड मोड पर डाल दिया है। तो आप देखेंगे एक तरफ तो हमें डायोड की रीडिंग मिल रही है और दूसरी तरफ हमें 7 मिलीवोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो ये आप देखेंगे एलईडी ग्लो हो चुकी है और अभी इसमें रिले की आवाज़ भी आई है, और ये लाइट अभी शायद एरर देने के लिए, हाँ एरर आ गया है इसके अंदर। तो आप देखेंगे ये एरर आ रहा है इसके अंदर। एरर काउंट करते हैं कितने बार ब्लिंक कर रही है ये। 1, तो ये 1 टाइम ब्लिंकिंग शो कर रही है। तो गाइस इसमें जो 1 टाइम का एरर आ रहा था वो हमारा देखेंगे आप आउटडोर EEPROM का एरर आ रहा था। तो इसका मतलब जो इसका EEPROM है वो भी ख़राब हो गया होगा आईसी ख़राब होने की वजह से। तो सबसे पहले तो EEPROM को निकाल के हम चेक करेंगे कि हमारा EEPROM ठीक है क्या, उसमें दोबारा फाइल डालने से चल जाएगी। नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि हम आईसी चेंज करें तो हमें दोबारा प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये यूनिवर्सल आईसी है, इसका जो पूरा डाटा होता है वो सिर्फ EEPROM में होता है। तो अगर ये EEPROM ख़राब हो गया हो तो हमें चेंज करना पड़ेगा, और उसको इसका जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो डाटा है वो हमें उस EEPROM में डालना होगा। तो सबसे पहले इसको निकाल के हम अपने जो RT809 हमारे पास प्रोग्रामर होता है उससे कनेक्ट करके हम चेक करेंगे कि वो EEPROM हमारा डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। अगर वो डिटेक्ट हो रहा है इसका मतलब वो ठीक है, उसके अंदर प्रोग्राम करने से हमारा काम हो जाएगा। तो इसको पहले निकाल लेते हैं। तो फ्लक्स अप्लाई कर दिया है मैंने अभी इस पर, और फ्लक्स अप्लाई करने के बाद अभी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो बाहर निकाल लिया है मैंने, इसको थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा।
तो अभी ये देख सकते हैं आप, ये RT809 प्रोग्रामर है, इसमें 150 mIL का सॉकेट लगा हुआ है। तो इसको यहाँ बिठाते हैं और ये बैठ चुकी है आईसी अभी, और मैं आपको लेके चलता हूँ डेस्कटॉप पे। तो अभी हम आ चुके हैं हमारे डेस्कटॉप पे, और ये आईसी पे मैंने कनेक्ट कर रखी है, आप देख सकते हैं इधर, और ये पीसी से कनेक्ट हो रखा है हमारा। तो अभी सबसे पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो हमारा आईसी है डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी डैमेज हो गया है। तो हमें इसमें दूसरा EEPROM लगाना होगा। तो इसका जो नंबर है गाइस, मैं एक सेकंड देख लेता हूँ कौन सा EEPROM है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो EEPROM लगा हुआ है वो है 20C04, जो कि ये वाला EEPROM है, और ये अभी ख़राब हो चुका है। तो मैं इसमें अभी नया EEPROM फिक्स करता हूँ हमारे RT809F प्रोग्रामर पर। नया EEPROM इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद इसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे जो हमारा इसका डाटा है। तो गाइज़ हमने अभी इसके अंदर नया हमारा EEPROM जो है वो लगा दिया है 24C04, और अभी इसके अंदर हम प्रोग्राम करेंगे। हमारा जो बोर्ड है उसके नंबर के हिसाब से मेरे पास डाटा है इसका। तो ये आ चुका है। अभी सबसे पहले हम इसको रीड करके इसका बफर चेक कर लेते हैं। सबसे पहले स्मार्ट आइडेंटिफाई पे क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे ये हमारी जो भी 24C04 हमारा जो मेमोरी है ये हमारी यहाँ पर आ चुकी है। अब हम इसे रीड करेंगे। तो ये चिप अभी खाली है, नई चिप है इसलिए खाली है। तो यहाँ पे हम इसका बफर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ब्लैंक है। अभी मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है मैं उसके अंदर रीड करने वाला हूँ। तो मैं अभी इसके अंदर हमारा जो डाटा है इस बोर्ड का वो इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैंने इसके अंदर डाटा जो है वो राइट कर दिया है, और अभी बफर चेक करेंगे इसका। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे हेक्स कोड आ चुके हैं। इसका मतलब ये नई वाली जो आईसी है ये हमारी प्रोग्राम हो चुकी है। तो अभी इसको बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद इसे बोर्ड में इंस्टॉल करते हैं। तो बोर्ड में इसे इंस्टॉल करते हैं तो ये है कुछ, और यहाँ पे फ्लक्स अप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसकी भी जो पिन है वो ध्यान में रखनी है आपको। तो ये मैंने लगा दिया है, इसमें थोड़ा ठंडा होने का वेट करेंगे। तो अभी हो चुका है ये फिक्स, और अब मैं इसमें पावर देने जा रहा हूँ। तो ये ठंडा हो चुका है, एक बार और लगा देते हैं इसके अंदर। ठीक है जी, और अब मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे इसमें लाइट आ चुकी है, ये रिले भी ऑन हो चुकी है, और आप देखते हैं कि इसमें सेम टू सेम जो एरर था वो है कि नहीं। तो अभी 1 टाइम का एरर तो ख़त्म हो गया है। ये 3 टाइम ब्लिंक है, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7, 8, 9, 10, 11, 11 टाइम ब्लिंक कर रही है अभी। तो इसके डाटा शीट के अगर इसका डाटा हम देखें तो
11 टाइम का मतलब है आउटडोर एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर फॉल्ट, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, वो इसके अंदर कनेक्ट नहीं है अभी। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो देख सकते हैं ये इसका सॉकेट है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है एम्बिएंट टेम्परेचर, जो कि अभी इसमें नहीं है। तो इसकी वजह से ये एरर आ रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि हमने इसके अंदर सारे कनेक्शन कर दिए हैं, सारे सेंसर इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं और इंडोर भी इससे अटैच कर दिया है। इंडोर की ये ब्लोअर मोटर है, ये डीसी मोटर वेरिएंट है, तो इसके अंदर हमने मोटर नहीं लगाया है क्योंकि बिना मोटर के भी ये ऑन हो जाएगा थोड़ी देर तक। तो अभी इसको सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम था इसके अंदर जो ऑन होता है कि नहीं। तो अभी मैं सप्लाई लगा रहा हूँ इसके अंदर। तो अभी सप्लाई दे दी, आप देख सकते हैं लाइट यहाँ पर आ गई है। और अभी कुछ मिनट का वेट करना होगा इसमें। तो आप देखेंगे ये ब्लोअर मोटर जो है ये हमारी स्टार्ट हो चुकी है अभी, और अभी 2-3 मिनट के समथिंग टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में। तो वेट कर लेते हैं इसके लिए थोड़ा। तो आप देखेंगे कि कंप्रेसर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ज़्यादा देर हम इसको चला भी नहीं सकते क्योंकि अभी तो हीट सिंक भी नहीं लगा है और फैन मोटर का एरर आने वाला है थोड़ी देर में। मैं खाली आपको बस चेक कराना चाह रहा था कि जो हमने काम किया है वो सक्सेस हुआ है कि नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।